जय राम जी। सभी को जय राम जी की। और चलिए सभी को नमस्कार भी। आज फिर एक बार एक राष्ट्रीय मुद्दे पर, जो कि आज भारत के संसद में घटित हुआ, जो कि भारत के ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोगों के लिए था, जो कि अर्थशास्त्र विषय से भी जुड़ा हुआ है, जो कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में कैसे काम किया जाए उस उद्देश्य को भी पूरा करता है। उस विषय के लिए मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। फिर से बोल रहा हूं, जय राम जी की। और यही आज का विषय भी है। मैं आज जय राम जी की कहकर क्यों संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि संसद में आज साथियों शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो वीबीजी राम जी, वीवीजी राम जी बिल 2025, जिसको केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में पेश किया। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वीबीजी राम जी बनता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म, जैसा कि आप लोग अगर देख रहे होंगे और मुझे भी बताना है, मैं थोड़ी देर के लिए इस पर विषय पर इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे विषय से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है साथियों, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। फिर से सुन लीजिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन हिंदी में। लेकिन इसको शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो इसको बोलते हैं वीबीजी राम जी, विकसित भारत गारंटी। किसके लिए? फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब ये संयोग है, प्रयोग है, या भारतीय जनमानस के हृदय में बसाने का एक उद्देश्य है? लेकिन ये है क्योंकि अपने आप इसमें जी राम जी शब्द लग जा रहा है, और जो भी इस योजना के बारे में बोलेगा उसके मुख से अनायास जी राम जी ही निकलेगा। और ये जी राम जी योजना किसका विकल्प है, किसको हटाकर लाया गया? वो है NREGA, जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं। मनरेगा शब्द से कोई अर्थ बनता नहीं है, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बोलते थे।
उसी का नाम मनरेगा मनरेगा हम लोग बोलते थे। हाँ, ये जरूर था कि इसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था, लेकिन उसी का नाम, चूंकि विकसित भारत इस समय भारत का एक संकल्प है, इस नेतृत्व का संकल्प है, तो उसने कह दिया विकसित भारत जी राम जी, यानी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। तो पहले तो इस बात को स्पष्ट कर लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। जी राम जी अपने आप बना हुआ एक संयोग है जिसका अर्थ स्पष्ट है। किसके लिए गारंटी? तो बात वही है, ग्रामीण रोजगार, लेकिन जोड़ा क्या गया, नया क्या है, आजीविका भी इसमें जोड़ दिया गया है। केवल रोजगार नहीं जो पहले था, इसमें आजीविका शब्द जोड़ा गया, क्योंकि आजीविका मिशन या आजीविका मिशन पर काम करने वालों की डिमांड थी कि इस योजना को अन्य उत्पादक कार्यों के साथ भी जोड़ा जाए। तो साथियों, मुझे लगा कि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, आज बहुत दिनों बाद एक अच्छी डिबेट कर लूं, क्योंकि इस विषय पर बहुत सारे काम हुए हैं, हम लोगों ने भी काम किया है और इस पर बहुत सारी बातें हुई हैं समय समय पर। साथियों, इस विधेयक का लक्ष्य क्या है? भारत की ग्रामीण रोजगार योजना को नया स्वरूप देना और नेचुरली विकसित भारत से जोड़ना। अगर हम विकसित भारत कह रहे हैं तो ग्रामीण योजनाओं के नाम भी विकसित होने चाहिए, ऐसा सोच सरकार की है। और क्यों? ताकि गारंटीकृत रोजगार को विकसित भारत 2047 के व्यापक ग्रामीण विकास के लक्ष्यों से जोड़ा जा सके। तो मैं पहले ही शुरू में ही, आप जो भी आप जुड़े हुए हैं इसको समझ लीजिए, ये जनहित का भी जुड़ा हुआ मामला है। सामान्य लोगों के लिए मैं यहाँ बोलने आता हूँ। फेसबुक एक सोशल मीडिया है, इसमें बहुत ज्ञान की बातें करना बेकार है। सरल बात जो ग्रामीण स्तर तक पहुँच जाए, आम जनता तक पहुँचे, वही बात करने के लिए उपस्थित होता हूँ। तो पहले बात तो ये पॉलिटिकल आप मत बनिए, सरकार की मंशा क्या है, विपक्ष की मंशा क्या है वो जाने। लेकिन ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मंशा ये है कि ये अनायास लोगों के मुख से जी राम जी इसलिए निकले कि जी राम जी एक शाश्वत नाम भी है। ग्रामीण भारत में ये अच्छा भी लगेगा, लेकिन ये योजना का मकसद क्या है? गारंटी देना किसको? ग्रामीण बेरोजगारों को और आजीविका में लगे हुए श्रमिकों को। तो जी राम जी, इसे बहुत हो हल्ला करने का स्कोप नहीं बनता था। दूसरे में आया क्यों? क्योंकि मनरेगा जब से हुआ तब से, देखिए मेरे हाथ में एक थीसिस है, इसमें है मनरेगा का ग्रामीण विकास पर प्रभाव जनपद अंबेडकर के विशेष संदर्भ में। ये एक राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी ने, जो हमारे जूनियर थे काशी विश्वविद्यालय में, उनके अंडर में प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडे जो प्राचार्य हैं यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में, उनके अंडर में एक विद्यार्थी ने शोध किया जिसका मैंने इवेल्युएशन किया, और उसका अभी कुछ दिन पहले मैंने वाइबा किया अयोध्या में जाके। अयोध्या क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अयोध्या राम जी की नगरी है। संयोग है ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात है। अयोध्या में मैंने इस मनरेगा कार्य का इवेल्युएशन किया था, जिसमें विद्यार्थी ने मनरेगा के सारे चीज़ों पर अच्छा काम किया, लेकिन इसका एनालिसिस इस रूप में किया कि यह जो है कहीं न कहीं से आने वाले समय में इसमें सुधार की आवश्यकता है, और इसमें कहीं न कहीं से उसने ये बताने की कोशिश की साथियों कि प्रशासनिक स्तर पर, जो उसने लिखा है विद्यार्थी ने, प्रशासनिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार और निष्क्रियता इसमें बरतने का आरोप इस योजना में लगता रहता था, और काम न मिलने की शिकायतें मिलती रहती थीं, और अनियमितता की वजह से मनरेगा का कार्य शिथिल हो जाता था। जो अधिनियम ये 2005 के बाद जो पहले था, ये नेशनल रोजगार गारंटी योजना था, और 2005 को बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण इसमें बना दिया गया। यानी जो सरकार थी उस समय, पहले तो महात्मा गांधी का नाम नहीं था, बाद में इसमें जोड़ा गया था, जिसमें एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय था, जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार था। मैं लेके बैठा हूँ, इस कार्य का इवेल्युएशन मैंने किया था, इस पर मैंने वाइबा भी लिया, और उस वाइबा को लेने का काम मैंने अयोध्या में किया। जी राम जी।
अब मैं बता रहा हूं कि यह इसका अर्थ क्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा अर्थशास्त्री विश्लेषण किया जाए। साथियों, हमने कहा ना, आधिकारिक रूप से यह विधेयक जो आज प्रस्तुत हुआ, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तुत किया, जो भारत के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो मौजूदा महात्मा गांधी रोजगार योजना अधिनियम को निरस्त करके एक नया वैधानिक स्टैट्यूटरी ढांचा इसमें स्थापित करने का प्रस्ताव है। पुराने को निरस्त हो जाएगा, वो नाम नहीं रहेगा। विरोध पॉलिटिकल है लेकिन वो नाम नहीं रहेगा। लेकिन अब समझिए कि ऐसा क्यों किया गया। ये यूपीए सरकार की देन थी। अभी हम आगे बताएंगे किन अर्थशास्त्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन हमको याद है कि जब मनरेगा आया था तो उन दिनों में जेएनयू में एक कॉन्फ्रेंस में, रोजगार पर ही कॉन्फ्रेंस था, उसमें पेपर प्रस्तुत, गरीबी पर प्रस्तुत करने गया था। उस समय के वो मंत्री हरवंश बाबू जो बिहार के ही थे, उन्होंने इस योजना के अच्छाइयों को बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। और सचमुच वो योजना उन दिनों आकर्षक भी था। रोजगार गारंटी योजना एक आकर्षक योजना थी और सचमुच शुरू के पहले रिजिम में वो योजना धरातल पर पहुंची थी, जिससे यूपीए की सेकेंड सरकार बनी थी। ये हम लोगों ने विश्लेषण किया था, ये बात तो सही है। और आरंभिक में जो बजट का एस्टिमेशन था, देखिए कहां से करप्शन शुरू होता है, कहां से इस पर बहस शुरू होता है। 2007-8 में यह इसका बजट केवल 12,000 था आरंभिक वर्ष में, जो 8-9 में 30,000 कर दिया गया। देखिए डबलिंग दी बजट जो होता है उसमें संशय उभरता है। हम आपको सीधे सीधे इकोनॉमिक्स बता रहे, सरल भाषा में। 12,000 से तुरंत दूसरे साल में 30,000 कर दिया गया करोड़, 30,000 करोड़। और 2009-10 में 39,100 करोड़ किया गया और 14-15 में ये 34,000 करोड़ किया गया। 14-15 में जब मोदी की सरकार आई, ठीक है, तो ये लगभग 33 करोड़ 34 करोड़ के बाद इसी मोदी सरकार में बजट कम नहीं होता है, क्योंकि योजना का उद्देश्य ठीक था। वो 15-16 में 42,000, फिर अगले साल वो कम किया गया 38,000 कुछ तर्क देके, और फिर 2018-19 में 55,000 करोड़ किया गया, 19-20 में 60,000 करोड़ किया गया, 20-21 में 61,500 जो कोरोना काल था मत बढ़ाया गया था किया गया। और उसी कोरोना का इफेक्ट ऐसा हुआ कि 22-23 में 73,000 करोड़ किया गया एलोकेशन बजट में, और उसी 73,000 में 22-23 में स्थापित कर दिया गया कोरोना जाने के बाद। और साथियों 23-24 में उसमें फिर आंशिक कमी हुई, क्योंकि कोरोना काल में इसमें मत बढ़ाया गया था, वो 60,000 करोड़ किया गया। लेकिन उसके पुनः 24-25 में और 25-26 में रिवाइज बजट करके इसको 86,000 करोड़ किया गया। अब देखिए, सरकार की मंशा योजना को बंद करने की नहीं है, मत बढ़ा है, लेकिन उस योजनाओं की खामियों को दूर करने का प्रयास ये सरकार करती जा रही थी। और अंत में उसको लगा कि योजना के नाम के साथ कुछ स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन किया जाए। साथियों, कोविड के आसपास रोजगार की मांग में भारी उछाल आया था, इसलिए उसमें आवंटन बढ़ाया गया। और वास्तविक अगर व्यय की बात किया जाए तो प्रारंभिक बजट आवंटन से हमेशा उच्च रहा है। साथियों, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस योजना को सरकार ने बनाए रखा, बचाए रखा। लेकिन मनरेगा बनाने के पीछे अर्थशास्त्रियों की मंशा क्या थी? वैश्विक विकास, जो अर्थशास्त्र या हम लोग ग्लोबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वो हम लोग कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। और रोजगार आधारित गरीबी उन्मूलन की अवधारणा उसी को इसका व्यवहारिक स्वरूप मानते हैं। साथियों, मनरेगा की योजना में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री जो देश के बाहर के हैं
और विचारकों और कई संस्थानों में साथ दिया था। उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस लेड। ध्यान से सुनिए कि मैं बैकग्राउंड बता के जी राम जी योजना के बारे में बताऊंगा। इसमें जो मेन थीम था इकोनॉमिक्स का, जो भी विद्यार्थी रत्नेश जुड़े हुए हैं, जो भी विद्यार्थी अर्चना उपाध्याय जुड़ी हुई हैं, इसके पीछे जो थीम था मनरेगा, जो रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना का, वो जॉन मिनार्ड कीन्स, एक हम लोग हमेशा शुरू से ही पढ़ते आए हैं, उनका जो सिद्धांत था साथियों, सरकारी खर्च के माध्यम से रोजगार का सृजन। और यही चीज कोविड में हम लोगों ने बहस किया था कि सरकार को खर्च घटानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, इस पर बहस हुआ था। कोविड आया तो कीन्स सिद्ध हो गए थे। तो जॉन कीन्स जो अर्थशास्त्र के जगत के नामी नाम हैं, उन्होंने सिद्धांत दिया था कि भाई सरकारी खर्च के माध्यम से रोजगार में सृजन होगा। और विचार क्या था उसके पीछे? मंदी, देखिए ध्यान से सुनिएगा इकोनॉमिक्स क्या कहता है। मंदी या संकट में सरकार को सीधे रोजगार देना चाहिए। कोविड संकट था, इसके पहले मंदी हुआ था, तो ये शर्त भी है साथियों। ऐसी मंदी आज नहीं है। आज देश विकसित भारत की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से जॉन मिनार्ड कीन्स कहता था कि भाई सरकार के खर्च के माध्यम से रोजगार तो मिले, लेकिन विचार क्या था? मंदी या संकट में सरकार को सीधे रोजगार देना चाहिए। तो अब ये समझ लीजिए कि इस समय जो सरकार ये बिल ला रही है, ये संकट का समय नहीं है बल्कि विकसित भारत का समय है। इसलिए नाम बदल के सरकार कुछ काम करना चाहती होगी। ये एक तरह से मैं आपको भूमिका बता रहा हूं। फिर उसके बाद दूसरे अर्थशास्त्री जो बाद के दौर में आए, अंतर्राष्ट्रीय मानेंगे, भारत के कहने को हैं लेकिन है विदेश की धरती से माना जाता है, जिनको नोबेल मिला है, अमर्त्य सेन जी। मूल तो भारतीय था लेकिन वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स कहा जाते हैं, नोबेल प्राइज जीता था। उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच शब्द का, जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को क्लास में, सरल भाषा में बता रहे हैं, मैं बहुत कठिन चीज नहीं बताने जा रहा हूं। क्षमता दृष्टिकोण, जिसकी क्षमता हो उसके अनुसार इकोनॉमिक्स को व्यवहार करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि गरीबी केवल आय की नहीं बल्कि अवसरों की कमी भी मानी जानी चाहिए। अच्छा बात है कि भाई केवल आय देने से नहीं, बल्कि भाई अगर हम किसी को अवसर नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, अवसर नहीं दे रहे हैं, तो हम भी गरीब हैं। तो ये बात तो कैपेबिलिटी अप्रोच के साथ। और उसमें योगदान क्या हुआ इस मनरेगा से? उन्होंने रोजगार को मानवीय गरिमा और अधिकार से जोड़ा। अमर्त्य सेन ने कहा कि भाई गरीब के पास भी गरिमा होनी चाहिए। तो बात सही है। उसी गरिमा के लिए तो आजीविका मिशन जोड़ा जी राम जी आ रहा है। तो सिद्धांत जो कहता था मनरेगा में इंप्लीमेंट नहीं होता था, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बता रहा हूं। इसीलिए राइट बेस्ड लेजिस्लेशन, मनरेगा को हम लोग कहते हैं राइट बेस्ड, अधिकार जनित कानून बनाने की बात हुई थी, जिसमें अमर्त्य सेन ने भी योगदान दिया था। और उन्हीं के साथी हैं जो दाढ़ी बढ़ा के भारत में ही रहते हैं, हम लोग उनसे मिले हैं, जिनको जीन ड्रेज बोलते हैं, फ्रांसीसी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थे। वो भारत के जमीन पर लगातार रह के शोध करते हैं, नक्सलियों के बीच में ज़्यादा रहते हैं। अब उनके वैचारिक बात से हम नहीं पीछे जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स हैं, अमर्त्य सेन के साथ काम किए हैं। उन्होंने रोजगार गारंटी की जो मनरेगा है ना, जो नक्सलियों के बीच में काम करते रहे भारत में रह के, उन्होंने रोजगार गारंटी की डिजाइन, निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा का अवधारणा उन्होंने उस यूपीए सरकार को दी थी। और उस कानून बनाने में अपनी नीति स्तरीय सलाह दी थी जीन ड्रेज। अब देखिए क्या भेद है। तो कहीं ना कहीं से बैकग्राउंड जानिए, बैकग्राउंड क्या है, क्यों सरकार इसको बदलना चाहती है। और यही नहीं साथियों, हम लोग भी लेबर इकोनॉमिक्स के सदस्य हैं, जाते हैं वहाँ, वैचारिक मतभेद होता है, डिस्कशन खूब करते हैं। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो आईएलओ के लोग भी आते हैं। आईएलओ ने डिसेंट वर्क की परिकल्पना की। डिसेंट वर्क होना चाहिए, रोजगार के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए,
न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, सरकार इस पर काम कर रही है, ये संस्था की बात कर रहे हैं। श्रमिक को अधिकार होना चाहिए और सुरक्षित कार्य की परिस्थितियां बननी चाहिए। ये आईएलओ की ये बात भी सरकार मान रही है। और देखिए 4 श्रम कानूनों में बदलाव हुआ और अब जो है रोजगार गारंटी बदला। तो ये भूमिकाओं को मैं बता रहा हूं कि सरकार किसी को छोड़ नहीं रही है, अच्छी चीजों को लेना चाह रही है, इसका स्वागत करना चाहिए। और फिर भारतीय अर्थशास्त्रियों में साथियों डॉक्टर अभिजीत सेन का नाम आता है। अभिजीत सेन साहब, उन्होंने भी वो योजना आयोग के सदस्य रहे उन दिनों। ग्रामीण रोजगार और कृषि संकट पर सरकारों को बहुत सारी नीतिगत सलाह दी और मनरेगा के वित्तीय ढांचे और व्यवहारिकता पर इन्होंने अपना योगदान दिया था, उनका भी नाम है। और फिर एक नाम है डॉक्टर अरुणा राय। ये अर्थशास्त्री तो नहीं थे ये, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है, जो रोजगार को अधिकार की मांग के रूप में इन्होंने मांग किया। और राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गारंटी रोजगार योजना देने की वकालत की थी, इसलिए उन्होंने भी उस योजना में बनाने में काम किया था। एक नाम और है, एक दो नाम और है, नरेश चंद्र सक्सेना। ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे पहले सरकार में। गरीबी, जनजाति, ग्रामीण आजीविका की नीतियों पर इन्होंने इनपुट दिया था। देखिए ग्रामीण आजीविका की नीति पर इनपुट देने वाले सक्सेना है, उसी आजीविका को सरकार ने जोड़ा है कि नहीं। और ये भी कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पंचायतों की भूमिका पर जोर देना चाहिए, सब सरकार जोड़ रही है। और एक जिससे मैं हर साल मिलता हूं, मिला भी हूं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं, पुराने सरकार के सलाहकार भी थे, वो हैं कौशिक बसु साहब, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के, यूपीए सरकार के समय में। उन्होंने असमानता और श्रम बाजार विफलताओं पर खूब शोध किया। हम लोगों ने उनका लाइव भाषण आईएसएल और आईए वगैरह में सुनते रहते थे। और राज्य हस्तक्षेप द्वारा उन्होंने कहा था, जो कीन्स ने कहा था, राज्य हस्तक्षेप द्वारा ग्रामीण श्रम को समर्थन मिलते रहना चाहिए। देखिए ये सब सिद्धांत की बातें, सरकार हम लोगों ने खूब बातें की। और भारतीय माहौल में राजस्थान में 1990 के दशक में भयंकर सूखा हुआ था। और साथियों जानते हैं, हम लोगों ने सुना था और पहले भी सुनते थे, काम के बदले अनाज और कार्यक्रम और रोजगार कार्यक्रम की वहां घोषणा हुई थी। वही आधार बना था मनरेगा का। तो साथियों कहीं ना कहीं से ये सारी बातें हम बैकग्राउंड में बता रहे हैं। लेकिन क्यों सरकार को आज विकसित भारत जी राम जी योजना लानी पड़ी, उसके पीछे एक बात और, चूंकि हम थीसिस का इवोल्यूशन भी कर रहे थे, हम लोगों में देखा, उसको समझना चाहिए साथियों। चूंकि वह योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पहल तो ऐतिहासिक थी, हमने कहा था, किंतु इतने विशाल बजट, विकेंद्रित क्रियान्वयन और कमजोर प्रशासनिक क्षमता के कारण उस योजना पर समय समय पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे। आपको याद होगा, इसीलिए पिछली सरकार गई भी, उसमें यह योजना भी थी। जानते हैं क्यों? हम लोगों ने भी काम किया, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर इसी मिर्जापुर के इलाके में हमने प्राइमरी डाटा बेस इकट्ठा करके हमने काम किया था। पाया क्या था? फर्जी जॉब कार्ड बनते थे, फेक जॉब कार्ड्स। जैसे एसआईआर हो रहा है, हल्ला हो रहा है, उसी तो मनरेगा में फेक जॉब कार्ड बनते थे। अब देखिए उसमें भी हल्ला हो रहा है। अब आप यकीन मानिए कि क्या फर्जी जॉब कार्ड के आधार पर सरकार का धन लूटना चाहिए? लेकिन वो होता था। हम लोगों ने अध्ययन किया, इस लड़के ने भी लिखा है, ऐसे व्यक्तियों के नाम पर जॉब कार्ड बनाए जाते थे जो अस्तित्व में ही नहीं थे या काम पर कभी नहीं आए, मृत व्यक्ति थे, उनको भुगतान दे दिया गया। पहला कारण है सरकार इसको देख रही थी। दूसरा सुनिए ध्यान से, हम सरकार का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम तथ्य बोल रहे हैं। फर्जी मास्टर रोल बनता था, फर्जी मास्टर रोल हम लोगों ने मिर्जापुर में काम किया, ये भी पाया, अंबेडकर नगर में इस लड़के ने भी पाया। काम किए बिना उपस्थिति दर्ज करना आज भी कई जगह होता होगा, सरकार निगरानी कर रही है। जहाँ जहाँ ये हो रहा है सरकार उस पर काम कर रही है। और इस तरह के काम करने में बुराई नहीं है,
इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी चिल्लाए, अच्छे काम होते रहना चाहिए। एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं इसका वकालत करता हूं। काम के बिना उपस्थिति दर्ज होता था, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार दर्ज होता था। यही तो चुनाव आयोग कर रहा है, फर्जी नाम हटा रहा है। यही मनरेगा में होता था। तीसरा सुनिए साथियों, क्यों हो रहा है ये? मजदूरों की हेराफेरी होती थी, मजदूरी की। हमने पाया है पूर्वांचल के कई जगहों पर, मिर्जापुर के इलाके में विशेष, मजदूरी का कुछ हिस्सा बिचौलिए और पंचायत कर्मियों या ठेकेदारों द्वारा काट लिया जाता था। हम लोगों ने खुद अपने आंखों से देखा, रोते हुए लोगों को देखा। मजूरी का यह फायदा उठाने वाला योजना बन गया था। और नगद भुगतान प्रणाली में सबसे अधिक गड़बड़ी पाई गई। सीधे सीधे आधा हिस्सा काट लिया जाता था। और एक और जो कमी थी मनरेगा में, सामग्री और परिसंपत्तियों का खूब घोटाला हुआ। अब देखिए, 86,000 करोड़ का सरकार का बजट हो, हम लोग सब लोग टैक्स पेयर हैं, हमारे तनख्वाह का एक मोटा हिस्सा टैक्स में जाता है। अच्छा खासा हम लोग टैक्स देते हैं, लगभग 70,000 रुपया पर मंथ हम टैक्स कटवाते हैं। वो सब हम देश के हित में ही तो कटवाते हैं, लूटने के नहीं कटवाते हैं। तो घटिया निर्माण कार्य होता था, उसमें भी करप्शन। अधूरे या कागजों पर बने कार्यों का पूरा भुगतान कर दिया जाता था, यह भी भ्रष्टाचार। और सामग्री लागत को बढ़ा चढ़ा दिखाया जाता था, यह भी लूट खसोट। तो ये भी एक मनरेगा का सबसे कमी पीएचडी में भी दिखाई पड़ा हमको, और हमने खुद काम किया मिर्जापुर में, वहां दिखाई पड़ा। और साथियों, जो स्थानीय सत्ता, जो पंचायत वगैरह की बात करते हैं, उसकी क्या भूमिका थी? ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर राजनीतिक प्रशासनिक का खूब गठजोड़ हो गया था, मिलकर लूटते थे। सामाजिक ऑडिट की खूब कमजोर व्यवस्था थी, कोई ऑडिट की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए साथियों, यूपीए 1 2004 से 14 और यूपीए 2 मिला के 2004 10 सालों के दौरान मनरेगा का तेजी से विस्तार तो हुआ और बजट का लगातार आवंटन भी बढ़ा, लेकिन इस योजना का संबंध भ्रष्टाचार से जुड़ गया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सरकार इस चीज को समझ रही है, सरकार बोल्ड है, इसलिए ये काम कर पा रही है। साथियों, कैग की कई सारी रिपोर्ट में सामाजिक ऑडिट, जो सोशल ऑडिट होता है, उसमें फंड के उपयोग के बारे में गंभीर अनियमितताओं के बारे में बताया गया है और जवाबदेही का अभाव बताया गया है, जिसमें सबसे बड़ा बिचौलियों की भूमिका और रिश्वत की संभावनाएं थी। आप जानते हैं उस समय क्या बात हो रही थी? यह लीकेज प्रोन योजना है, यह राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारी बातें मनरेगा के समय बोली जाती थीं। इसीलिए कुल मिलाजुला के बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। यह हम लोगों ने कई बार देखा और कई बार इस पर हम लोगों ने बात भी किया कि मनरेगा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साथियों भ्रष्टाचार से प्रभावित हुआ। यह लड़के ने लिखा अंबेडकर नगर में, और हमने भी काम किया था, जिससे योजना पूरी तरह पहले के बाद दूसरे काल में निरर्थक हो गई। और इसलिए बाद में आपको याद होगा ये सरकार के फायदा क्या हुआ कि बाद में इसमें सुधार करने का प्रयास हुआ। सामाजिक ऑडिट को कानूनी मान्यता दी गई, जॉब कार्ड और रिकॉर्ड का मानकीकरण किया गया, भुगतान को बैंकों से जोड़ने की वकालत की गई, और यूपीए सरकार में ही डीबीटी आया, जो ये सरकार उसका भरपूर उपयोग करी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात, क्योंकि वो समझ गए कि अब ये गड़बड़ हो रहा है। आधार आधारित भुगतान किया गया, वही आधार आधारित जिस पर बहस चल रहा है, आधार से जोड़कर भुगतान, और जियो टैगिंग की व्यवस्था की, काम हो रहा है कि नहीं। तो ये कुल मिलाजुला के साथियों हम कह सकते हैं कि इसीलिए आज सरकार ने विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण का आज पदार्पण किया है। अब इसमें क्या है? इसमें 125 दिनों की मजदूरी है वर्तमान में। आज की बात सुन लीजिए थोड़ा, पहले 100 दिनों को था मनरेगा में, इस सरकार ने 125 दिनों की मजदूरी कर दी। लेकिन अंतर क्या है
कि अब यह केंद्र और राज्य साझेदारी मॉडल, यानी स्टेट और केंद्र दोनों का साझा ये प्रयोग है। 60% केंद्र खर्च करेगा, 40% राज्य केंद्र करेगा, कुछ राज्यों को छोड़ के। यानी पहले जो मनरेगा का पूरा वित्तीय भार केंद्र पर पड़ता था, अब ये 60-40 रेशियो का। इसका अर्थ ये हो गया कि हर स्टेट को जागरूक रहना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा और अकाउंटेबल होना होगा, क्योंकि मोदी जी और ये सरकार कहती है कि ये टीम इंडिया है, हम केवल कप्तान है, खेलना आप सभी को मिलकर है, विकसित भारत सबके सहयोग से बनेगा। साथियों, वीबी रामजी योजना में 4 प्रमुख क्षेत्र पर केंद्रित होने की बात हमने आज जो थोड़े बहुत सुना या देखा, वो थी जल सुरक्षा सबसे पहला, दूसरा है मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना बनाना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, तीसरा है आजीविका से जुड़ी अतिसंरचना बनाना है जिससे कि लोगों को आजीविका मिले, और चौथा जलवायु परिवर्तन एवं अत्यधिक मौसम से निपटने की क्षमता। 4 कल ही एक थीसिस प्रोफेसर पद्मिनी जी के अंडर में एक बहुत अच्छा लड़के ने थीसिस प्रस्तुत किया था, प्री सेमिनार। उसमें बिहार के राज्य में कैसे जलवायु परिवर्तन या मिट्टी के क्षरण हो रहा है, कैसे वहाँ के किसान केवल चावल बो रहे हैं, जिससे आने वाले समय में वहाँ की उर्वरता समाप्त हो सकती है, डाइवर्सिफिकेशन में कमी है। इस पर बहुत अच्छा उसने प्रेजेंटेशन किया, इस पर हम लोग बात ये किए थे। तब तक ये योजना नहीं आई थी, आज आ रही है। तो 4 लक्षित विकास के क्षेत्र जो महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र की दृष्टि से और आने वाले सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से: जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन और मौसम से निपटने की क्षमता। ये चारों को इस योजना से जोड़ा गया है ताकि बेहतर समन्वित योजना बनाई जा सके। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, नाम छोड़ दीजिए, काम देखिए। साथियों, इस योजना में जो आज सरकार लाई है वीबी रामजी योजना, प्रशासनिक और संचालन संबंधी बहुत सारे बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से करप्शन पिछला हुआ था वो रोकने क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्यों अर्थशास्त्री के रूप में मुझे बोलना पड़ रहा है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा जिससे देरी कम हो सके। ये बहुत गरीबी के लिए बहुत अच्छा है, मजदूरों के लिए बहुत अच्छा है। कृषि के व्यस्त मौसम में श्रमिकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए आप जानते हैं कि मनरेगा ने बहुत सारे प्रदेशों में मांग की कम कर दी श्रमिकों की, जिससे कि वहां लागत बढ़ जाती थी। तो देखिए, कृषि के व्यस्त मौसम में जब पंजाब में कई जगह कटाई का समय होता है, बुआई का समय होता है, श्रमिकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए वर्ष में लगभग 60 दिनों तक कार्य रोकने का प्रावधान। अब ये स्ट्रेटजी है कि उस समय उनको ज्यादा अवसर मिलेगा कमाने का मजदूरों को, और लेथर्जिक ना हो जाए, आलसी ना हो जाए, गांव में ना पड़े रह जाएं। इसके लिए 60 दिन रोक के ऐसे लोगों को बाहर भेजने की योजना है। और कार्यों की पूर्व योजना और समय सारणी के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजना बनाने का प्रस्ताव है। ये तीनों हमें व्यवहारिक लगा, इसलिए अगर तुलना कीजिएगा साथियों दोनों में योजना में, तो मनरेगा 2005 और वीबी रामजी 2025, 20 सालों का अंतराल। विशेषता क्या थी? मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी और वीबी रामजी योजना में 125 दिन, जिसमें कृषि मौसम में विराम संभव हो सकता है। वित्त का पोषण क्या था? उस मनरेगा में पूर्णतः केंद्र था, इसमें केंद्र और राज्य का साझा मॉडल है। अधिकार क्या है? मनरेगा में मांग पर वैधानिक रोजगार अधिकार था, एक बिल था, एक्ट था कि हमको चाहिए ही चाहिए, काम हो चाहे ना हो, उससे पैसे का दुरुपयोग भी होता था। आज की योजना में रामजी में योजना व वित्तीय सेवाओं के भीतर गारंटी दी जाएगी, जितना बजट है, जितना एलोकेशन है, उसी में हम ये काम करेंगे, बढ़ चढ़कर नहीं बोलेंगे। और जो परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है मनरेगा में कोई निश्चित नहीं था, लेकिन इस योजना में रामजी में कोर अवसंरचना व आजीविका पर जोर दिया जा रहा है, जो कि एक मिशन भी है सरकार का।
भुगतान की व्यवस्था उसमें विलंबित होती थी, पुराने योजना में इसमें साप्ताहिक भुगतान की बात की गई। कुल मिला जुला के साथियों, रोजगार के अवसरों और आय में वृद्धि करने वाली योजना ये बनाई गई है, जिसमें 25 दिन अधिक काम देना और नियमित उसको आय का स्रोत बनाए रखना। ये इसका एक बहुत मुख्य विशेषता थी जो मुझे बताना था। लेकिन ये बात सही है कि कुछ विपक्षी दलों का, मजदूरी संगठनों का चिंताएं भी हैं कि भाई साझा वित्त पोषण से राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। ये बात सही है, ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि ऑलरेडी राज्य जो हैं कर्ज में डूबे हुए हैं। कुछ राज्यों में रोजगार के अवसर कम भी हो सकते हैं, ये बात सही है। मांग पर काम के मौजूदा कानून अधिकारों में कमी से मजदूरों की सुरक्षा कुछ कमजोर भी हो सकती है। ये सब चिंता उनका वाजिब है, लेकिन इसमें बहस होना चाहिए, क्योंकि बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको और अच्छा बनाना चाहिए। केवल नाम बदलने पर अगर पार्टियां एकत्रित हो रही हैं, वो मूर्खता कर रही हैं। बहुत अच्छा मौका है कि सरकार पर दबाव बना के इस योजनाओं की कमियों को दूर करके और विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ जाया जाए। साथियों, आज का विधेयक, जी राम जी विधेयक, सामाजिक सुरक्षा योजना से आगे बढ़कर विकास आधारित रोजगार रणनीति की ओर संकेत कर रहा है। यह संघीय ढांचे पर भी प्रभावकारी प्रभाव डाल रहा है कि भाई केंद्र और राज्य एक हैं। ग्रामीण आजीविका और संरचना पर जोर दे रहा है। इसीलिए देखा जाए तो इससे जो पक्ष की बात हम देख रहे हैं, जो सार्थक बात देख रहे हैं, वो क्या है? 100 से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी, ये देश के लिए हितकारी है। विकास से जुड़ा रोजगार मॉडल, उत्पादक रोजगार से जोड़ा जा रहा है, जैसे जल संरक्षण, अवसंरचना, आजीविका परिस्थितियों पर फोकस दिया जा रहा है। जो हम लोग कहते थे कि भाई इस योजना को प्रोडक्टिव बनाया जाए, अनप्रोडक्टिव न रहे, पैसा का व्यर्थ दुरुपयोग न हो, दलालों के बीच न बटे, प्रोडक्टिव कैसे बने, उस शब्द को सरकार ने सुना और ये विकास से जोड़ दिया है, प्रोडक्टिव बना दिया। समयबद्ध भुगतान, जिससे मांग बनी रहे, ग्रामीण रोजगार की स्थिति ठीक रहे, गरीबी दूर रहे, इसलिए साप्ताहिक, जिससे भ्रष्टाचार दूर हो सके। और बेहतर योजना का समन्वय, ग्राम पंचायत योजनाओं और राष्ट्रीय अवसंरचना, ये दोनों से जोड़कर संसाधनों का कैसे कुशल उपयोग हो, इसकी बात की जा रही है, जैसा हमने देखा है। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बात सही है कि कुछ चिंताएं हैं। जैसे मांग पर काम की गारंटी पहले थी, हम बेरोजगार हैं, ग्राम मांगते थे तो मुझे गारंटी है कि आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, बजट सीमाओं के अधीन हो गया है, अब मजबूरी नहीं है सरकार की, एक्ट नहीं रह गया। तो कुल ये इसमें थोड़ा चिंता का विषय है कि क्या सरकार के पास धन समाप्त हो जाएगा तो ये योजना का अर्थ नहीं रहेगा क्या? लेकिन शायद हमको लगता है कि इसमें लचीलापन सरकार दिखाएगी और यही विपक्षी दलों को मांग करना चाहिए। और दूसरा चिंता वो राज्य पर वित्तीय बोझ वाला, जो कमजोर राज्य हैं। अब देखिए, ये सरकार तो अभी बिहार जीती है, सबसे कमजोर राज्य बिहार है, सब तो बीजेपी के अंडर में ही है, तो क्या अपने ही राज्य को वो कमजोर करेगी? शायद ऐसा न हो। तो चाहती है कि राज्य अकाउंटेबल हो, इसीलिए वो राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी चाहती है कि प्रोडक्टिव काम कीजिए, उस पर काम कीजिए। तो कई सारे चीजें हैं जिस पर कि अंत में, चूंकि मुझे थोड़ी बात करनी है, डिस्टरबेंस हो रहा है, देखा जाए तो वीबीजी राम जी विधेयक रोजगार गारंटी को विकास से जोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है और इस पर अभी बहुत सारे बहस बाकी है। इसमें ग्रामीण रोजगार, आजीविका का सृजन, टिकाऊ परिस्थितियों का निर्माण और विकसित भारत 2027 के साथ तालमेल करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला जुला के अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जो मजदूरों को या ग्रामीण श्रमिकों को मुक्त भी किया जा रहा है कि समय अनुकाल वो अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए मांग के अनुसार अपना उपयोग करें, पंजाब में, हरियाणा में जाकर अपने मजदूरी को बढ़ा भी सकते हैं, ये भी इसमें किया गया है। इसीलिए अगर देखा जाए तो भारत में बेरोजगारी की स्थिति ठीक नहीं है, रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है।
अभी भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसीलिए ऐसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के लिए, जो छुपा हुआ बेरोजगारी है, उसके लिए योजना जरूरी है। इसलिए सरकार इस महत्व को समझ रही है, इसलिए वो नया नाम जरूर बदल रही है, लेकिन उसकी मंशा यही है कि ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए लगातार काम किया जाए, लेकिन वो उत्पादक हो। ये पूरे के पूरे उसका एक निचोड़ हम लोगों ने देखा कि ये पूरा निचोड़ हमको समझ में आया कि पुरानी योजनाएं में करप्शन के मद्देनजर और विकसित भारत के साथ जोड़ने के प्रयास में सरकार ने शायद ये विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण नाम से, जिसका एब्रिविएशन करने से जी राम जी बनता है। जी राम जी कहने का कोई अपराध नहीं है। इस योजना को पूरे अर्थ को समझिए। ग्रामीण भारत में आज भी राम जी कहा जाता है, राम राम कहा जाता है, जय राम जी की कहा जाता है। अगर उस भावना के साथ भारत में इस ग्रामीण रोजगार योजना का प्रचलन हो जाए और भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए, गरीबों को उसका हक मिले, साप्ताहिक भुगतान हो, डिजिटल लेन देन हो, करप्शन पर नकेल कसे, सचमुच 125 दिन का रोजगार लोगों को मिले और एक तरह से डायनामिज्म हो कि जिसको अधिक श्रमिकों को अधिक अगर मजदूरी मिले, वहाँ जाने की छूट भी मिले, उसके लिए 60 दिन की अगर गैप दिया जा रहा है, तो शायद इसमें कोई बुराई नहीं है। बहस हो सकता है, बहस होना भी चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीमारू राज्य हम लोग सुनते थे। हमने कहा ना कि कल ही प्रोफेसर पद्मिनी जी के अंडर में बहुत अच्छा थीसिस का सबमिशन हुआ, उसमें कृषि का डाइवर्सिफिकेशन पर बात लड़के ने किया, लेकिन मैंने कहा कि कैसे वो विकसित होगा, इस पर तो बात करो, पॉलिसी तो बनाओ। तो कहीं ना कहीं से हमको जो पिछड़े राज्य हैं उनकी चिंता करनी होगी। योजनाओं के नाम बदलने पर राजनीति में नहीं उलझना चाहिए। सचमुच बिहार कैसे गरीबी की दंश से ऊपर हो, सचमुच माइग्रेशन रुके, सचमुच उनको 125 दिन का रोजगार मिल जाए, बाकी सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं, तो शायद गरीबी और कम होगी और मांग और बढ़ेगा और भारत में एक सतत जो विकास है, सस्टेनेबिलिटी का जो मॉडल है, वो भी सिद्ध हो सकता है साथियों। इसीलिए ये जो विधेयक है आज का, वो ग्रामीण रोजगार नीति को सामाजिक सुरक्षा से विकास उन्मुख ढांचे की ओर ले जाता है। केवल सोशल सिक्योरिटी नहीं, बल्कि डेवलपमेंट की ओर जोड़ता है। विकास उन्मुख ढांचा है, प्रोडक्टिव होना चाहिए। किंतु मैं अंत में चलते चलते एक ही बात कहूंगा, किंतु अर्थशास्त्री के रूप में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि रोजगार गारंटी और वित्तीय अनुशासन के बीच हम संतुलन कैसे साधें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हो, बेरोजगारी कम हो। गांव से लोग अपने छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े बेचकर शहर में आते हैं इस लालच में कि उनको रोजगार मिलेगा, और नहीं मिलता है। वो ग्रामीण बेरोजगार से शहरी बेरोजगार हो जाते हैं, ग्रामीण गरीब से शहरी गरीब बन जाते हैं। शहरी गरीब बनना ग्रामीण गरीब से ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ डिग्निटी खत्म हो जाती है, या उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कभी भी बुलडोजर, कभी भी उनको हटाना, कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार करना हम लोग रोज देखते हैं। गाँव में रह जाना अगर सरकार उपाय कर दे तो बहुत सारे लोग गांव में ही रह के कम से कम अपनी डिग्निटी को बचा सकें, अपनी अस्मिता को तो बचा सकें। इसलिए 125 दिन का रोजगार गारंटी दीजिए। साथ ही साथ मेरा अपील है सरकार से कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कीजिए, रूरल एसेट्स को निकालिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का जाल बिछाइए, सहकारिता को मजबूत कीजिए, कृषि की तकनीक को नए कलेवर में बनाइए और कृषि को भी उद्योग का दर्जा दीजिए। ये सब मिलके ही हम भारत को विकसित कर सकते हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामना है। मैं एक बार पुनः भारत सरकार को
जी राम जी इस योजना के लिए जय राम जी कहते हैं और प्रभु राम से कामना करते हैं कि हे भगवान, अगर एब्रिविएशन से ही आपका नाम जुड़ गया है तो शायद जैसे राम राज्य की कल्पना थी कि न कोई भूखा रहे, न कोई बीमार रहे, न कोई अशिक्षित रहे, न कोई दरिद्र रहे, न कोई दीन रहे, ऐसी कल्पना साकार भी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग जुड़े। पद्मिनी जी, मैंने आपको नमस्कार किया, मैंने उस बच्चे का जिक्र भी किया इसमें। कल आपने बहुत अच्छा थीसिस आपने प्री सबमिशन कराया था। सचमुच हम लोगों को मिलकर ऐसे काम कराने चाहिए जो क्रियान्वयन की दृष्टि से सही हो। ये अर्थशास्त्रियों का, पॉलिसी निर्माताओं का, किसानों का, समाज का साझा जिम्मेदारी है। सिर्फ अर्थशास्त्री अध्यापक बनकर हम बने रहें और सार्थक बहस ना करें तो कहीं ना कहीं से एक गैप बढ़ेगा और भारत उस गति से नहीं बढ़ पाएगा जिस गति से प्रधानमंत्री चाहते हैं। सभी को नमस्कार, जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। मैंने सोचा कि एक महत्वपूर्ण बिल प्रस्तुत हुआ है, कुछ मनरेगा के बारे में बता दें, कुछ इस बिल बारे में बता दें और ये बहस जारी रहेगा। संसद में भी बहस होगा, लेकिन संसद का बहस केवल नाम बदलने को है। संसद में अभी भी सार्थक बहस नहीं हो रहा है कि काम न बदले। इस बात का बहस विपक्षी पार्टियों से अपील है कि नाम को छोड़िए, काम को पकड़िए, सरकार पर नकेल कसिए कि कैसे इस योजना में आपकी वो सारी बातें आ जाएं जिससे आप चिंतित हैं। केवल नाम को लेकर मत लड़िए। जी राम जी नाम बुरा नहीं है। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये नाम अच्छा है क्योंकि विकसित भारत हमारा संकल्प है। इसलिए नाम पर मत लड़िए, काम पर लड़िए। नमस्कार, धन्यवाद।